हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, कैसे हो? पढ़ाई सही चल रही है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 97। तो देखिए, लेक्चर 97 हिंदी मीडियम में रिकॉर्ड होगा। तो हमें वर्तीय गति पढ़ रहे थे। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा था जी वर्तीय गति। वर्तीय गति टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो वर्तीय गति में आगे हम बात करते हैं। कहाँ तक हमने बात कर ली थी? हमने सिंपल फार्मूले देखे थे लास्ट क्लास में। उन पर हमने ये फार्मूले देखे थे। अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ये हमने देख लिया था। ओमेगा इजुकल टू डी थीटा बाई डी टी, ये हमने देख लिया था। ए इजुकल टू अल्फा क्रॉस आर, ये हमने देख लिया था। वी इजुकल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये भी हमने देख लिया था। ये सारे फार्मूले हमने देख लिए थे। विस्थापन हमने देख लिया था 2r साइन थीटा बाई 2, और हमने वेग में परिवर्तन देखा था जी 2v साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूले हमने देखे हैं, इन पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जी, दो बल होते हैं जी वर्तीय गति में। एक तो होता है जी अभिकेंद्रीय बल, एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल नाम ही इसका है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मतलब ये केंद्र की तरफ लगता है जी। अभिकेंद्रीय बल होगा वो केंद्र की तरफ लगेगा, इसकी दिशा है वो वृत्त के केंद्र की तरफ होगी। अभिकेंद्रीय बल कैसे होता है? देखो, अभिकेंद्रीय बल ये होता है जी, इधर लगता है किसी वस्तु m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर केंद्र की तरफ लगेगा। FC से दर्शाते हैं, ये केंद्र है। अभिकेंद्रीय बल का मान होता है जी m इंटू में अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण, तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण को AC से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र होता है v²/r। ये आपको आगे पता चलेगा। जो अभिकेंद्रीय त्वरण AC है वो क्या होता है? वो होता है जी v²/r। r से भाग कर दो, v का स्क्वायर, v की जगह क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा। तो क्या मिला? r² ओमेगा² अपॉन r। एक r से एक r कट गया, तो ये फार्मूला क्या आया जी? ओमेगा² r फार्मूला आ गया जी। तो क्या फार्मूला आया? m ओमेगा² r। समझ गए हैं जी? ये फार्मूला बोलो या ये फार्मूला बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक अभिकेंद्रीय बल, एक होता है जी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है, ये बाहर की तरफ लगता है जी वर्तीय गति में। वर्तीय गति में कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर बाहर की तरफ ये बल लगता है वृत्त के केंद्र से दूर। ये r त्रिज्या है, r त्रिज्या है। तो इसमें बाहर की तरफ एक बल लगता है, उसको अपकेंद्रीय बल से दर्शाते हैं, F से लिखते हैं, ठीक है। मान इसका भी उतना ही होता है, mv²/r, या बोलें तो m ओमेगा²r, ठीक है। तो हम बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, तभी वर्तीय गति होती है जी। भैया आप ये देखो, बल लग रहा है, एक बल अंदर लग रहा है, एक बल बाहर लग रहा है, तभी तो वस्तु यहीं रहेगी ना। अगर बाहर वाला बल ज्यादा हो गया तो बाहर चली जाएगी वस्तु, और अंदर वाला बल ज्यादा हो गया तो वस्तु अंदर आ जाएगी, वृत्त में थोड़ी घूमेगी। तो वस्तु वर्तीय गति तभी कर सकती है जब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों परिमाण में बराबर हो, दिशा में विपरीत हो। समझ गए जी? ठीक है, नोट कर दीजिए। अब इस पर आधारित कुछ सवाल बताता हूं मैं आपको। देखो, ठीक है जी, आगे की बात आती है जी। अभिकेंद्रीय आ गया, अपकेंद्रीय आ गया, ठीक है। अब बात आगे आती है, इस पर सवाल किस टाइप के बनते हैं। देखो,
मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक कील है, ठीक है, और इससे हमने एक धागा बांध रखा है और यहाँ पर एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है जी, जो इस तरह से ये पॉइंट है, ऐसे समझ लो, जो इसके चारों तरफ ऐसे वर्तीय गति में घूम रही है l लंबाई की रस्सी से, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे, कोणीय वेग इसका ओमेगा दे दिया, ठीक है। m द्रव्यमान की वस्तु, सवाल लिखो, m द्रव्यमान की वस्तु इस धागे की सहायता से, धागा का द्रव्यमान नहीं है, धागे की सहायता से ओमेगा कोणीय वेग से वर्तीय गति में घूम रही है, तो धागे में तनाव कितना होगा? ये देखो, ये m द्रव्यमान है, इसमें इधर होगा जी तनाव T और बाहर की तरफ एक बल लगेगा, कौन सा? m ओमेगा स्क्वायर r। r की जगह आप क्या ले सकते हो? l, त्रिज्या l दे दी आपको, तो m ओमेगा स्क्वायर l ले लेंगे जी, T का मान आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l। समझ गए? अब ये तो एक वस्तु थी, अगर एक से ज़्यादा वस्तु होती तो देखिए यहाँ से एक द्रव्यमान m है और एक द्रव्यमान और ले लिया मैंने आगे m वो हो सकता है 2m भी ले सकते हो, 3m ले सकते हो, जैसे बोल दो चलो ये 2m है और ये m है। एक दो धागे हो गए तो एक तनाव यहाँ होगा जी T1, एक तनाव यहाँ होगा जी T2, ये अपने वर्तीय गति में घूम रहा है और ये अपने अलग वर्तीय गति में घूम रहा है, दोनों की दोनों वस्तु वर्तीय गति में घूम रहे। कैसे घूम रहे हैं समझना बात भाई, एक यहाँ से एक धागा बांधा, एक वस्तु है, उससे धागा बांधा और आगे एक वस्तु और है, और दोनों एक साथ वर्तीय गति में घूम रही है। समझ गए? तो क्या करेंगे, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, FBD जो हम न्यूटन्स वाले लेक्चर में बनाए थे, 2m और m, ठीक है। बाहर की तरफ तो बल हमेशा लगता ही है जी, एक कौन सा लगेगा यहाँ पर? m ओमेगा स्क्वायर। इनकी प्रत्येक की, इसकी और इसकी प्रत्येक की जो लंबाई है वो मैं l और l ले लेता हूँ। m ओमेगा स्क्वायर, लंबाई कितनी? l प्लस l, 2l का स्क्वायर। सही है जी। और यहाँ पर क्या लगेगा बताओ? यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा m ओमेगा स्क्वायर l। m है क्या इसका द्रव्यमान? नहीं, 2m है, तो 2m लेके चलो ना, 2m ओमेगा स्क्वायर l, m ओमेगा स्क्वायर 2l का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें तनाव T2 इधर लगेगा, तो इसमें तनाव T2 इधर लगेगा और इधर क्या है जी? T1। समझ गए बस? तो T2 का मान कितना है जी? T2 का मान है m ओमेगा स्क्वायर 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर। T2 का मान आ गया जी 4m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है जी, यहाँ पर ये 2l ही आएगा, स्क्वायर कैसे कर दिया? m ओमेगा स्क्वायर l, ये फार्मूला होता है। m द्रव्यमान था, ओमेगा से घूम, दोनों के कोणीय वेग। फैन पंखा जो होता है उसकी जो ताड़ी होती है, ताड़ी के प्रत्येक बिंदु पर ओमेगा सेम है, कोणीय वेग सेम है जब वो ताड़ी घूमती है फैन की, ठीक है। रेखीय वेग सेम नहीं होता है, कोणीय वेग सेम होता है। तो ये आ गया जी 2m ओमेगा स्क्वायर l T2। रेखीय वेग सेम नहीं होता, ये बात आप घूर्णन गति में पढ़ेंगे, अभी हम वर्तीय गति पढ़ रहे हैं। T1 का मान कितना आएगा? T1 का मान है ये T2 प्लस में 2m ओमेगा स्क्वायर l। T2 का मान कितना था? 2m ओमेगा स्क्वायर l प्लस में 2m ओमेगा स्क्वायर l। आंसर आ गया जी 4m ओमेगा स्क्वायर l। T1 का मान आ गया। पहली रस्सी पर लोड ज़्यादा है ही है, होना भी है, क्योंकि अगर ये रस्सी टूट गई तो दोनों ही चले जाएंगे। खाली T2 रस्सी टूटी तो m द्रव्यमान का ही बाहर जाएगा। T1 वाली रस्सी टूट गई तो दोनों द्रव्यमान ही गति करना बंद कर देंगे, वरत छोड़कर चले जाएंगे। तो समझ गए ये आप, ठीक है। अब इसमें और क्या लगा सकता है भाई? और इसमें 2 द्रव्यमान, 3 द्रव्यमान, कितने लगा ले? स्प्रिंग भी लगा सकता है। अब देखो एक स्प्रिंग का सवाल कराता हूँ जी। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और m द्रव्यमान है जी यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप घुमाने लगे तो क्या हुआ? देखो स्प्रिंग खुला, स्प्रिंग खुला, स्प्रिंग यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये वर्तीय गति में घूमने लग गया। पहले स्प्रिंग की लंबाई थी l, अब उसमें मान लेते कोई प्रसार हो गया, स्प्रिंग में x प्रसार हो गया, ठीक है।
तो एक बल तो अंदर लगेगा, कौन सा बल लगेगा जी अंदर? के एक्स। इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वस्तु पर अंदर की तरफ लगेगा जी के एक्स, बाहर की तरफ लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर से घूम रही है, लंबाई कितनी? एल प्लस एक्स। समझ गया जी? तो क्या फार्मूला बना, दोनों को बराबर कर देते हैं। देखो के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, सही है जी। ओपन कर दो, के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है। एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा? के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। एक्स का मान क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एल बटे में के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एल बटे में के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये प्रसार आ जाएगा, स्प्रिंग में प्रसार पूछ सकता है। स्प्रिंग बल जानते ही हो आप, अंदर के एक्स, बाहर सारी दूरी केंद्र से मापी जाएगी जिसके चारों तरफ घूमते हैं। तो यहाँ से दूरी कितनी होगी द्रव्यमान की? एल प्लस एक्स। जिस तरह इसकी दूरी कितनी थी बताओ? 2l। इसकी दूरी हमने 2l लिया है, इसकी दूरी कितनी ली है हमने? l लिया है। बात समझ में आ रही है सारी? स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो आगे देखो, अगली बात, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है जी, हमने अपकेंद्रीय बल देख लिया, अभिकेंद्रीय बल देख लिया, हमने एक रस्सी के देख लिया, एक स्प्रिंग का देख लिया। पर स्प्रिंग और रस्सी को मिला भी सकते हो, एक रस्सी है और उसके आगे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, ऐसे। ये भी पूछ सकता है, ये केंद्र है, इसके चारों तरफ ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूमेगा जी, लेकिन ये घूमेगा तो इसमें तो प्रसार होगा, होगा कि नहीं बताओ? जब बार वाला घूमने की कोशिश करेगा तो इसमें तो प्रसार होगा ना भाई। प्रसार होगा तो देखो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ये केंद्र है, ये तो यहीं पर रहेगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी जी। ये इतना बढ़ गया जी एक्स। ये लंबाई और ये लंबाई कितनी है जी? ये दोनों लंबाई एल और एल ही है, एल और एल लंबाई है। ये क्या है? एक्स है। ये केंद्र है तो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये भी इसके चारों तरफ घूमेगा जी, घूमेगा। तो देखो इसका दोनों द्रव्यमान क्या लूँ? m और 3m ले लेता हूँ। तो ये आप कितना ही m ले लीजिए, तनाव किस पर ज़्यादा होगा? रस्सी पर लोड ज़्यादा है, स्प्रिंग पर लोड कम है जी। ठीक है, m और 2m ले लो, चाहे वैसे m और 2m ले लेता हूँ इस बार। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, एक इसका एक इसका, इसमें इधर क्या लगेगा? तनाव। स्प्रिंग क्या खींचेगा? इधर खींचेगा के एक्स से, तो इस पे भी तो लगेगा ना जी के एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब एम ओमेगा स्क्वायर, लंबाई कितनी लूँ? एल, और इस पर क्या लगेगा? एम की जगह कितना लूँ? 2m ओमेगा स्क्वायर, लंबाई कितनी लोगे जी? एल प्लस एल तो थी, एक्स और बढ़ गई, एल प्लस एक्स। तो सबसे पहले के एक्स का मान आएगा जी 2m ओमेगा स्क्वायर 12 प्लस एक्स, 2m ओमेगा स्क्वायर 12 प्लस एक्स, ये के एक्स का मान आ गया। टी का मान क्या आएगा? के एक्स प्लस में m ओमेगा स्क्वायर एल, के एक्स का मान रख सकते हो।
2m ओमेगा स्क्वायर 12 प्लस एक्स प्लस में m ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है जी, आगे सोल्व कर सकते हो। जैसे थोड़ा ज़्यादा लेवल का है, जनरली कम आते हैं, ऐसे आ जाए तो आप बता देंगे। इसे के एक्स से एक्स पूछ सकता है, कॉमन ले लीजिए, सब कुछ सोल्व कर सकते हो। एक्स पूछे तो क्या करो, के एक्स इजिकल टू 2 इंटू 2 4m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस में 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स कॉमन लोगे तो आएगा जी 4m ओमेगा स्क्वायर एल, 4m ओमेगा स्क्वायर एल। एक्स कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, के माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर, के माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए जी। नेक्स्ट, अब ये इस टाइप के सवाल तो हो गए हैं जी। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है वर्तीय गति के समीकरण। पहले मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो दोनों का कंपेयर करते हैं हम। एक तो होती थी रेखीय गति, एक होती थी वर्तीय गति। रेखीय गति और एक आएगी वर्तीय गति, और घूर्णन गति में भी काम आते हैं ये। वर्तीय गति में तो है ही है, घूर्णन गति में ज़्यादा काम आएंगे ये। वर्तीय गति में तो इन पे सवाल कम ही है, घूर्णन गति में इन पे ज़्यादा सवाल मिलेंगे। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण। पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। Sn इक्वल टू यू प्लस में a/2 इंटू में 2n माइनस 1। ठीक है, वर्तीय गति में v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो क्या किया मैंने, आरंभिक वेग यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी, वर्तीय गति में भी है, रेखीय गति में भी। आरंभिक वेग को किसे दर्शाते थे बताओ, आरंभिक वेग यहां होता था u और यहां होता है ओमेगा नॉट। अंतिम वेग, अंतिम वेग यहां पर है जी v और यहां है जी ओमेगा। त्वरण, त्वरण यहां पर है जी a और यहां पर है जी अल्फा। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन यहां पर है जी s और यहां पर विस्थापन है जी थीटा। u v a s, इसको जगह छोटा हो तो सदिश बोलते हैं, बड़ा हो तो इसको अदिश बोलते हैं जी। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, विस्थापन क्या थी थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट हाफ एल्फा टी स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर माइनस आरंभिक का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की जगह अल्फा थीटा। u प्लस a/2 इंटू में 2n माइनस 1। ये सारे वही समीकरण आ गए ना, ये पहला आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कोई दिक्कत, ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तो यहां से आप निकाल सकते हो nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन बोले। ये भी 1 सेकंड का होता है, ये भी 1 सेकंड का होता है। तो इन पे सवाल किस तरह से बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। वर्तीय गति छोटा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। तो इन पे सवाल लिखिए जी।
हाँ, सवाल लिखने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक होता है जी चक्कर, एक चक्कर, एक चक्कर क्या होता है? पूर्ण चक्कर, यानी क्या होता है? 2 पाई रेडियन। एक पूर्ण चक्कर होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है जी। एक चक्कर प्रति सेकंड, एक चक्कर प्रति सेकंड 1 आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकंड ऐसे बोला जाता है। क्या होता है जी? एक चक्कर प्रति सेकंड, एक चक्कर यानी कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड, यानी क्या मिला इसका मान? इसका मिला जी 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड, 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ये कोणीय वेग की इकाई है जी, ठीक है। ये कोणीय वेग की इकाई, ये विस्थापन है जी। और बोले तो, और ऐसे बोल सकते हो, एक चक्कर प्रति मिनट, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम बोलते हैं जी। जो गाड़ियों में होता है ना आरपीएम, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में आरपीएम, कितने चक्कर प्रति मिनट काट रहा है, वो है ये। भाई पहिया कितने चक्कर 1 मिनट में पूरा कर रहा है? एक चक्कर, एक चक्कर का मतलब तो क्या होता है जी? 2 पाई रेडियन होता है एक चक्कर का मतलब तो। प्रति मिनट, मिनट को किस में बदल सकते हो? सेकंड में, 60 सेकंड। तो इसका मान कितना है जी? इसका मान है जी पाई बटे में 30, पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड, पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपको ये। लिया? तो अब हम अगली बात पे बढ़ते हैं जिस पे ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि लिखो एक व्हील, व्हील मतलब टायर बोल सकते हो, एक टायर, एक टायर विराम अवस्था से प्रारंभ होता है, यानी विराम अवस्था से प्रारंभ होता है। एक टायर विराम अवस्था से प्रारंभ हो रहा है, मतलब आरंभिक कोणीय वेग क्या लोगे? 0। विराम अवस्था से प्रारंभ होता है, 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद उसका कोणीय वेग, यानी अंतिम कोणीय वेग, उसका कोणीय वेग 200 आरपीएम हो जाता है। 10 सेकंड के बाद उसका कोणीय वेग 200 आरपीएम हो जाता है। तो इस समय में वह कितना कोणीय विस्थापन पूरा कर लेगा? तो इस समय में वह कितना कोणीय विस्थापन पूरा कर लेगा? इस समय में पूरा किया गया कोणीय विस्थापन आपको बताना है। तो देखो 200 आरपीएम हो गया। आरपीएम, आरपीएम लिखा जा सकता है भाई, इंग्लिश में लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, चक्कर प्रति मिनट आई है। तो देखो चक्कर को किसमें बदलो? 2 पाई रेडियन प्रति मिनट, यानी 60 सेकंड, ठीक है। कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 2 से कैंसिल करोगे 3 कैंसिल होएगा, 40 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, 40 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये तो आ गया जी कोणीय वेग। हमें निकालना क्या है? हमें थीटा निकालना है। 200 आरपीएम चक्कर प्रति मिनट, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 60 सेकेंड, 2 को कैंसिल किया 3, 2 4, नहीं 2 तो कैंसिल ही हो गया था ना। ये देखो 200, 10 से तो 10 कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल किया 3 को, ठीक है। 20 पाई बाई 3, 20 पाई बाई 3।
ठीक है जी। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें कोणीय विस्थापन, यानी हमें पूछा जी वो कितने चक्कर पूरे कर लेगा, चक्करों की संख्या निकालनी पड़ जाए तो कैसे करें। देखो थीटा निकालना है तो हम तो ये फार्मूला लगा देते, थीटा का ये फार्मूला लगा देते, यू टी वाला हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दूसरी गति की दूसरी समीकरण, विराम अवस्था से चल रहा है, अल्फा नहीं है आपके पास, टाइम तो 10 सेकेंड आ गया, ठीक है जी। अब अल्फा कैसे आई जी, अल्फा कैसे आई, तो अल्फा निकालने के लिए आपको पहली समीकरण का सहारा लेना पड़ेगा। पहली समीकरण में ये कितना है बताओ, ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है बताओ, 20π/3, ये क्या है 0, अल्फा निकालना है, टाइम कितना 10 सेकेंड, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अल्फा आ गया जी 2π/3 रेडियन पर सेकेंड। अल्फा का मान कितना है बोलो, 2π/3, 2 से 2 काट दो, थीटा का मान कितना आएगा बोलो, अल्फा कितना आया था 2π/3, सही है जी, ओमेगा 20π/3। तो अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 10 का स्क्वायर 100π/3 रेडियन। सामान्यतः तो आंसर यहीं तक पूछा जाता है, रेडियन तक। अब ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन ले और पूछ ले भी चक्कर कितने पूरे किए, तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2π रेडियन में कितना चक्कर होता है, 2π रेडियन में कितने चक्कर पूरे होते हैं बताओ, एक चक्कर पूरा होता है, एक रेडियन में कितना चक्कर पूरा होगा, 1/2π, और आपको कितना करना है 100π/3 रेडियन है, तो बस गुणा करते ही आ जाएगा जी चक्करों की संख्या, 1/2π और 100π/3, पाई से पाई 50, n से लिख देते हैं चक्करों की संख्या को 50/3, यानी कितना होगा बताओ, 16×3 48, बचेगा कितना, बचेगा कितना 2, यानी 20, यानी फिर 3×6 18, 16.6 चक्कर पूरे कर देगा, यानी 16 चक्कर पूरे और एक चक्कर थोड़ा सा आधे से ज़्यादा। कोई कन्फ्यूजन, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखो क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट बात ये है जी कि अब हमें आगे बढ़ते हैं, इस पर और टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, और भी इस पर कई टाइप के सवाल बन सकते हैं जी, थीटा ओमेगा मान दे दे के सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं जी वृत्तीय गति में त्वरण, वृत्तीय गति में त्वरण, वृत्तीय गति में दो त्वरण होते हैं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, स्टार पॉइंट है, ध्यान रखना। वृत्तीय गति में दो प्रकार के त्वरण होते हैं। पहला त्वरण होता है जी जो अभी अभी पढ़ा था हमने, अभी केंद्रीय बल पढ़ा था, ये अभी केंद्रीय त्वरण। एक तो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। दूसरा एक होता है जी स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, ये दो त्वरण होते हैं जी।
फिर इन दोनों का परिमाणी आता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण ए आर से या ए सी से किसी से दर्शा दो। स्पर्श रेखीय त्वरण ए टी से दर्शाते हैं। टी बोले तो टेंजेंशियल, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखीय। यहाँ आर का मतलब होता है रेडियल, रेडियल का मतलब अभिकेंद्रीय है, या सी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब भी अभिकेंद्रीय ही होता है। तो ये त्वरण किधर होता है जी? अभिकेंद्रीय त्वरण। ये वर्तीय गति है, मान लेते हैं एक वस्तु इस तरह वर्तीय गति में घूम रहा है, उसका द्रव्यमान ये एम द्रव्यमान, तो ये केंद्र की तरफ होता है जी अभिकेंद्रीय त्वरण। इसका मान होता है ए आर इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर, या वी की जगह आप लिखेंगे ओमेगा आर, तो आर से आर कट गया तो इसका फाइनल मान आया जी वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए इसका काम क्या है अभिकेंद्रीय त्वरण का। ये क्या करता है? यह वर्तीय गति में, यह वर्तीय गति में घूमते हुए कण की क्या करता है? दिशा बदलता है। वर्तीय गति में कण की दिशा बदलता है। वर्तीय गति में कण की दिशा बदलता है जी। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या करता है? वर्तीय गति में कण की दिशा बदलेगा। अगर मैं कहूं ये 0 हो जाए, तो यदि अभिकेंद्रीय त्वरण 0 हो जाए, ए आर बराबर 0 हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो गया तो क्या हो गया? क्या काम था इसका? वर्तीय गति में कण की दिशा बदलता है। 0 हो गया तो दिशा कोई नहीं बदलेगा, अर्थात कण सीधी रेखा में गति करेगा। तो कण सीधी रेखा में गति करेगा। कण है वो सीधी रेखा में गति करेगा जी, उसकी दिशा नहीं बदली जाएगी। अब आता है जी स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? ये होता है जी डीवी बाई डी टी। जो आज तक आप पढ़ के आए हो वो यही है, स्पर्श रेखीय त्वरण है। किधर लगता है? ये देखो, एक वस्तु ऐसे वर्तीय गति में घूम रही है एम द्रव्यमान की, इधर तो लगता था अभिकेंद्रीय है, इधर लगता है जी स्पर्श, जो स्पर्श करता हुआ जाता है, जो स्पर्श करता हुआ जाएगा। देखो ऐसे जो स्पर्श करता हुआ जाता है वो होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। डीवी बाई डी टी से समझ गए होंगे आप ये कौन सा है? ये चाल बढ़ाने वाला है जी। डी बाई डी टी, वी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? आर ओमेगा। आर को बाहर ले लिया, पीछे आ गया जी डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया? अल्फा। तो ए टी का मान आ गया जी आर अल्फा। जो हमने पढ़ा था वो ये है जी स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, इसका काम क्या है? वर्तीय, यह क्या करता है? यह वर्तीय गति में कण की दिशा बदलता है। ये क्या करेगा? गति में वस्तु की चाल, वर्तीय गति में वस्तु की चाल बढ़ाएगा जी। समझ गए? वर्तीय गति में वस्तु की चाल बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इसका काम है जी चाल बढ़ाना। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये 0 हो गया, अगर मैं कह दूं ए टी का मान 0 हो गया है, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण है ही नहीं। अगर स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं है तो आप क्या बोलोगे बताओ? स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं है तो चाल नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा? वस्तु नियत चाल से गति करेगी। वस्तु नियत चाल से गति करेगी। वस्तु नियत चाल से गति करेगी। समझ गया जी? अब इन दोनों त्वरणों का परिमाणी त्वरण निकालने जा रहा हूं जी मैं। ये वर्तीय गति थी, ठीक है, इधर अभिकेंद्रीय त्वरण था,
इधर स्पर्शरेखीय त्वरण है ए टी, इधर ए आर, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु थी। गति के दौरान वस्तु पर ये दो प्रकार के त्वरण लगेंगे। अगर अभी देखो कभी कभार एक जीरो भी हो सकता है। इधर इन दोनों का परिमाण, भाई दोनों 90 डिग्री पर है, तो इधर इनका परिमाणी त्वरण ले लेता हूं n, नेट त्वरण, इधर इनका परिमाणी त्वरण ले लेता हूं a नेट। तो नेट त्वरण कितना आएगा जी? नेट त्वरण आएगा ए आर का स्क्वायर, ए आर परिमाण में लीजिए, ए आर का स्क्वायर प्लस में ए टी का स्क्वायर। ए आर अभिकेंद्रीय त्वरण, ए टी स्पर्शरेखीय त्वरण। अब क्यों ये दो ही क्यों आए, आगे क्यों नहीं आए? क्यों? सदिश का परिमाण कैसे लेते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और थीटा कितना है? 90 डिग्री है, कोस 90 तो जीरो हो जाएगा, इसलिए ये दो ही आएंगे। अब इसको आप आगे भी लिख सकते हो, नेट त्वरण कितना आया? ए आर, ए आर की जगह आप क्या लिख सकते हो जी? वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, और ए टी की जगह आप क्या लिख सकते हो? डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब इसके 4 स्पेशल केस बनते हैं जी। 4 स्पेशल केस कौन कौन से बनते हैं देखो। पहला केस है जी, ए आर जीरो है, ए टी भी जीरो है। ए आर जीरो है, ए टी भी जीरो है, ए आर जीरो है, ए टी भी जीरो है, ए आर जीरो है, ए टी भी जीरो है। तो देखो पहले केस में दोनों ही जीरो हैं जी। दूसरे केस में मैं कहूँ ए आर जीरो है लेकिन ए टी जीरो नहीं है। तीसरे केस में कहूँ मैं ये जीरो नहीं है, ये जीरो है। और चौथे केस में मैं ये कहूँ कि ये दोनों ही जीरो नहीं है। समझ गए? तो ये हम 4 केस पढ़ने जा रहे हैं जी, देख लीजिए। ए आर ए टी दोनों जीरो हैं, तो देखो बात क्या होगी जी। ए आर जीरो का मतलब क्या है? ए आर जीरो का मतलब है जी सीधी रेखा में गति, और ए आर जीरो का मतलब आप लिखेंगे कण है सीधी रेखा में। ए टी जीरो का मतलब वस्तु नियत चाल से गति करेगा, सीधी रेखा में नियत चाल से गति करेगा। कोई दिक्कत? जब दोनों त्वरण जीरो हो जाए मतलब वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, वो भी नियत चाल से। ठीक है? इधर ए आर है, सदिश का निशान अंडरस्टूड ही होता है, कहीं रह जाता है तो आप समझ लिया करो सदिश ही है वो। कई बच्चे कहते सदिश नहीं लगाया, तो वो तो अंडरस्टूड है। अब ए आर जीरो है लेकिन ए टी जीरो नहीं है इस बार। ए आर जीरो का मतलब सीधी रेखा में गति, कण है, कण सीधी रेखा में। ए टी जीरो है, ए टी जीरो होता तो गति चाल नियत हो जाती, लेकिन ए टी जीरो नहीं है तो नियत चाल नहीं होगी। सीधी कण सीधी रेखा में परिवर्ती चाल से, परिवर्ती चाल से गति करेगा। कण सीधी रेखा में परिवर्ती चाल से गति करेगा। समझ गए? अगली बात आ जाओ। ए आर जीरो होता तो कण सीधी रेखा में होता, कण सीधी रेखा में होता। इस बार कण सीधी रेखा में नहीं, दिशा बदली जाएगी। तो बार बार दिशा बदल रहे हो आप, हर जगह दिशा बदल रहे हो, मतलब वृत्तीय गति होगी जी। कण वृत्तीय गति करेगा, कण वृत्तीय गति करेगा। ए टी जीरो है, चाल नियत है, नियत चाल से, नियत चाल से। इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। इसका दूसरा नाम है एक समान वृत्तीय गति।
एक समान वर्तीय गति इसका नाम। अब देखो AR 0 है, दोनों ही जीरो नहीं है, दोनों ही जीरो नहीं है, मतलब कण क्या करेगा, कण वर्तीय गति असमान चाल से, परिवर्ती चाल से, असमान चाल से, कण वर्तीय गति असमान चाल से करेगा, कण वर्तीय गति असमान चाल से करेगा। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये एक समान वर्तीय गति, ये है असमान वर्तीय गति है। ये सारे क्वेश्चन है जी, चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका बहुत काम आएगा। लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। सारी बातें मैं आपको समझा देता हूँ। दोनों जीरो हों तो कण सीधी रेखा में गति करता है, ये जीरो हो तो सीधी रेखा में गति हो रही है, ये जीरो नहीं है तो चाल बदल गई। ये देखो यहाँ पे भी बदल गई, असमान बोल दें या परिवर्ती चाल बोल दें। ये जीरो है सीधी रेखा, जीरो है सीधी रेखा, जीरो नहीं है वर्तीय गति, जीरो नहीं है वर्तीय गति। ठीक है, ये दो प्रकार के इंपॉर्टेंट त्वरण थे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए अगली बात क्या है, अगली बात समझना। अगली बात है जी समान वर्तीय गति और असमान वर्तीय गति, ये पॉइंट है। समान वर्तीय गति, एक समान वर्तीय गति, एक समान वर्तीय गति। एक समान वर्तीय गति में क्या क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूं। एक समान वर्तीय गति में नंबर एक तो क्या होगा, वेग, वेग नहीं चाल, चाल तो नियत है, नियत चाल, नियत चाल है तो दूसरी बात क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा। चाल नियत आर नियत, यानी ओमेगा भी क्या होगा जी, नियत होगा, ओमेगा नियत होगा। ठीक है, ओमेगा नियत होगा तो अल्फा, अल्फा क्या होता है जी, डी ओमेगा बाई डी टी। नियत, नियत का अवकलन क्या होता था, जीरो, यानी अल्फा जीरो होता है, ध्यान रखना एक समान वर्तीय गति में। ठीक है, क्या समेंग जीरो है, क्या समेंग नियत है। चौथी बात देखो, समेंग P इक्वल टू एम बी, क्या वेग नियत है, नहीं, वेग नियत नहीं है, वेग नियत नहीं है तो यानी बोलूं कि मैं समेंग भी नियत नहीं है, ना तो वेग नियत है ना समेंग नियत है। समेंग नियत नहीं है तो बल, बल क्या होता है जी, dp बाई dt, बल क्या होता है dp बाई dt। नियत होता तो जीरो हो जाता, नियत नहीं है तो ये भी जीरो नहीं है। समेंग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है कि नहीं, यानी हमें एक समान वर्तीय गति करवानी है तो भी हमें बल चाहिए, क्योंकि एक समान वर्तीय गति में भी कौन सा त्वरण होता है, एक समान वर्तीय गति में भी तो अभिकेंद्रीय त्वरण तो है ही है, स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य हुआ है, अभिकेंद्रीय त्वरण है तो यानी अभिकेंद्रीय बल तो लगेगा ही, इसलिए बिना बल के वर्तीय गति संभव नहीं है। ये लाइन लिख लो, बिना बल के रेखीय गति हो सकती है लेकिन वर्तीय गति संभव नहीं है। ठीक है जी, बिना बल के वर्तीय गति संभव नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली बात, बिना बल के वर्तीय गति नहीं हो सकती, ठीक है जी, नहीं हो सकती जी। अब ये था एक समान वर्तीय गति। अगर मैं कहता हूं ये असमान वर्तीय गति हो जाता तो आगे नाम ए लग जाता, नोट कर लिया ना पहले वाला। अब असमान वर्तीय गति में क्या चाल घटेगी बढ़ेगी जी, चाल नियत नहीं है, ओमेगा भी तो नियत नहीं है, ओमेगा नियत नहीं तो अल्फा भी जीरो नहीं है,
और वेग तो नियत होता ही नहीं है, यानी असमान वर्तीय गति में भी बल चाहिए, एक समान हो या असमान, दोनों प्रकार की गति में बल चाहिए हमें। अब ये दिशा किधर होती है, ओमेगा, ओमेगा की दिशा किधर होती है ये मैं आपको बताता हूं जी। एक समान वर्तीय गति को अगर आप यहां से देखेंगे ना, सामने से, ये हम द्रव्यमान है, इधर कौन सा त्वरण होता है, इधर होता है जी अभिकेंद्रीय त्वरण होता है जी। स्पर्शरेखीय त्वरण तो इसमें होता ही नहीं है, आपको पता ही है, स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं होता क्योंकि चाल असमान में होता है। तो समान और असमान जो दोनों हमने पढ़ी है, इनमें हमें ओमेगा की दिशा बताने जा रहे हैं। ओमेगा की दिशा मैं यहां बता देता हूं। समान में असमान में, असमान, समान में दिशा किधर होती है जी, ये देखो, ये कण वर्तीय गति में घूम रहा है, ओमेगा ऐसे होता है जी, ऊपर की तरफ इधर जा रहा है, ऐसे कण इधर घूम रहा है, कैसे, ऐसे राइट हैंड अंगूठे के नियम से दिशा दी जाती है ओमेगा की, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, अगर ऐसे घूम रहा होता तो ओमेगा की दिशा नीचे हो जाती। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ठीक है जी। असमान वर्तीय गति होती तो क्या होता है, इसके दो उदाहरण है जी। एक तो है जी घटती चाल, एक तो है घटती चाल और एक है बढ़ती चाल। जब चाल घटती है तो ये देखो, ऊपर ओमेगा है और ऊपर ही अल्फा है, और जब चाल ऊपर ओमेगा है और ऊपर ओमेगा है और नीचे अल्फा है जी, अल्फा नीचे, समझ गए। चाल बढ़ती है तो ओमेगा भी ऊपर है और अल्फा भी ऊपर है, यानी जो छत वाला पंखा होता है ना, हमारा छत वाला पंखा, उसकी जो डंडी होती है, उसकी डंडी की तरफ है ओमेगा की दिशा। अगर वो ऐसे घूम रहे हैं तो आप कह सकते हो डंडी से बिल्कुल नीचे की तरफ है, समझ गए। घटती चाल हो ओमेगा और अल्फा विपरीत दिशा में, बढ़ती चाल हो तो दोनों एक ही दिशा में, ठीक है। इनको आप ऐसे भी देख सकते हो। घटती चाल में क्या होता है जी, घटती चाल में वेग इधर है, स्पर्शरेखीय त्वरण इधर होता है जी, विपरीत दिशा में होते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण तो हमेशा इधर ही होता है। यहां बढ़ती चाल में बोलूं तो देखो, बढ़ती चाल में वेग भी इधर होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण भी इधर होता है, अभिकेंद्रीय तो हमेशा इधर ही होता है जी, समझ गए। तो आपको नेट त्वरण किधर आएगा, नेट त्वरण यहां पे आएगा जी, नेट त्वरण, और यहां नेट त्वरण, यहां नेट त्वरण, यहां आया नेट त्वरण, तो एटी और एआर के बीच में ही आएगा। अब एक सवाल पूछ लेता है, वेग और नेट त्वरण के बीच कोण कितना, थीटा, थीटा कितना है जी, 90 से बड़ा 180 से छोटा। यहां पूछ लेता है जी वेग और नेट त्वरण के बीच में कोण, वेग और नेट त्वरण के बीच कोण, थीटा क्या, 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। बढ़ती चाल हो 90 से बड़ा 180 छोटा, घटती चाल हो, घटती चाल बढ़ती चाल। अभी मैं कहूं दोनों का परिमाण ले लें तो दोनों का कुल, तो आप ऐसे लिख सकते हो, असमान वर्तीय गति में वेग तथा त्वरण, सीधा त्वरण बोलेगा, त्वरण का मतलब होता है नेट त्वरण, वेग तथा त्वरण के मध्य कोण कितना होगा जी, दोनों को जोड़ दो, वो कह रहा है जी 0 से बड़ा, ठीक है, 90 से छोटा, ये कह रहे हैं 90 से 180 तक, ठीक है। तो ये बात याद रखना, यहाँ बराबर के निशान नहीं आते हैं, कई जगह यहाँ पर बराबर के लगा देते हैं ऐसे, नहीं, वो नहीं आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने रेड लाइन में यहाँ लिखा है, स्टार क्वेश्चन। असमान वर्तीय गति में वेग और त्वरण का मध्य कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास खत्म करते हैं।
होमवर्क आप क्वेश्चन करते रहिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी।